हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आज आपके समक्ष, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे एनसीईआरटी को मैं एमसीक्यू के थ्रू रिविजन्स करा रहा हूं। चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू करा रहा हूं। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाला हूं। ऐसा बताने वाला हूं कि सिर्फ अगर एमसीक्यू करके अगर आप चले जाओ तो हर एक पॉइंट्स को यहां से आप कवर कर लोगे, बशर्ते जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाऊंगा वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बहुत डिटेल वे में, बहुत सिस्टमैटिक वे में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होगा, ये आप गारंटेड रहिए। ठीक है, तो इतने जबरदस्त तरीके से आज का सेशन होने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास मैं कराऊंगा। सारे बच्चे को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराना है। क्वेश्चंस का लेवल आपको देखना होगा। इसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड किया हूं मैं। बहुत ही मेहनत से वीडियोस को बनाता हूं, तो इसलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हमेशा मिलते रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की भरमार करते। इतने जबरदस्त क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको जहां से बनने की संभावना है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश कीजिएगा, और लास्ट में आपके कितने आंसर सही हुए, इसलिए अभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उतने क्वेश्चंस को आप मार्किंग करते जाइएगा और कोशिश करते जाइए कि आपको 95% मार्क्स आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, टाइम लैप्स नहीं करूंगा, और कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, बताइए। 4700 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, या फिर 2000 वर्ष पहले। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो होगा, ऋग्वेद की रचना वो लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता जी थी, उसकी जो समय काल है वो 4700 वर्ष पूर्व कहीं कहीं लिखा गया, कहीं कहीं 25 भी लिखा गया, लेकिन 4700 वर्ष पूर्व होगा। वहीं अगर 2000 वर्ष पहले किसका है, तो चरक ने चरक संहिता की जो रचना किया था वो 2000 वर्ष पहले हुआ था, और महापाषाण जो बनाने के जो निर्माण काल जो हुआ था वो 3000 वर्ष पहले हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3500 वर्ष पहले। वेद कितने होते हैं, वेद 4 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टोटल कुल मिलाकर 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में क्या है, 1000 से ज्यादा सूक्त हैं। कितने हैं, 1000 से ज्यादा सूक्त हैं, जिसको प्रार्थनाएं भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप प्रार्थना के नाम से भी जाना जा सकते हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1000 सूक्त है, जो 1000 प्रार्थना के नाम से जाना जाता है। और ये प्रार्थना की रचना किसने किया, किसके द्वारा किया गया है, ये प्रार्थना की रचना जो है ऋषियों के द्वारा किए गए हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा इस प्रार्थना की रचना की गई है। ठीक है, लेकिन इनमें से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जितने भी सूक्त और प्रार्थनाएं हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, याद रखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी सूक्त और प्रार्थनाएं हैं उनकी जो रचना जो है वो मेल मेंबर्स ने किया था। किसने किया था, मेल मेंबर्स ने किया था। और कुछ सूक्तों की रचना जो किए थे वो फीमेल मेंबर्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कुछ ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बिल्कुल रिविजन्स करा रहा हूं ताकि हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं अगर आपको दिमाग में नहीं है तो उसको आपको साथ ही साथ वीडियो को पॉज करो और उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसमें कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, और सारे प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था, ऋषियों द्वारा की गई थी। और मैक्सिमम रचना जो है वो मेल मेंबर्स के द्वारा ही रचना किया गया था, लेकिन कुछ रचनाओं की जो रचना की है, सूक्तों की रचना जो की है वो फीमेल मेंबर्स के द्वारा की गई है। तो ये आपको टर्म एंड कंडीशन यानी कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग्वेद अगर यहां पर दे रहे हैं, ऋग्वेद की जो भाषा थी उसको कौन सी भाषा बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राक संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद की कौन सी भाषा थी, प्राक संस्कृत, या फिर इसको हम लोग प्राक संस्कृत न बोलकर वैदिक संस्कृत के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, फास्ट में लिख रहा हूं, राइटिंग थोड़ा सा खराब होगा, उस पर आपको नहीं जाना है। और ठीक है, मेनली आपको कंटेंट पे जाना है। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृति थी, या फिर उसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
किस वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती थी? अभी इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने किया हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की मेरी यही कोशिश होती है कि हर एक पॉइंट्स को आप कवर कर पाओ। किस वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप दिमाग में थोड़ा सा सोचो क्या हो रहा है। ठीक है, वीडियो से सभी लोग पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? किस वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी? बिल्कुल, अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की जो भाषा जो थी वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती थी। और यहां पर एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल डीपली पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था, सिर्फ ऋग्वेद का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था। याद रखिएगा, उच्चारण किया जाता था और प्लस श्रवण किया जाता था, यानी सुना जाता था। यानी कि ऋग्वेद को लिखने की प्रथा नहीं थी, लिखने की प्रथा नहीं थी। और लिखने का शुरुआत जो हुआ था वो लगभग आज से मात्र और मात्र 200 वर्ष पहले हुई थी। यानी कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो 3500 वर्ष पहले हुई थी और लिखने का काम हुआ है मात्र और मात्र 200 वर्ष पहले। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऋग्वेद का उच्चारण सिर्फ किया जाता था और श्रवण किया जाता था, लिखा नहीं गया है, लिखने की कला उसमें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 200 वर्ष पहले इसे लिखने की कला को माना गया है। तो इसमें स्पष्ट तौर पे इसका आंसर होगा कि ऋग्वेद जो है वो सिर्फ उच्चारण किया जा सकता था और श्रवण किया जा सकता था, लिखने का कोई साक्ष्य उस समय तक उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को आपको समझ में जरूर आ रहा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हर एक पॉइंट्स को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा, क्या है? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, कई सदियों बाद इसे लिखा गया और लगभग कितने साल पहले इसे छापा गया? अभी इसकी मैंने चर्चा किया है और वही क्वेश्चन बन गया। 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले या फिर 100 साल पहले? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? मन में जरूर सोचिएगा और क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर मैं इस जो कंटेंट के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करके भी अगर चले जाते हो और मैं जो कंटेंट एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से लिख लेते हो या फिर याद कर लेते हो, तो यहां से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो लगभग 200 साल पहले, ठीक है, 200 साल पहले जो है ऋग्वेद को लिखने की बारे में यानी छापने के बारे में सोचा गया था, मात्र और मात्र 200 साल पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपियां किस शहर के पुस्तकालय में सुरक्षित है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर यह लाइन हूबहू छापा गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपियां किस शहर में पुस्तकालय में सुरक्षित है, संरक्षित है? पुणे में, आगरा में, कश्मीर में या फिर रांची में? सबसे पहले पांडुलिपियां होता क्या था? पांडुलिपियां होता क्या था इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा उसको रिवाइज करने की आप लोग कोशिश करिएगा। पांडुलिपियां क्या थी? अगर जब पहले के जमाने में हमारे पास लिखने का कोई कला नहीं था, आज हम कलम से कॉपी पर लिखते हैं, उस समय पेज उपलब्ध नहीं था। जब पेज उपलब्ध नहीं था तो उस समय क्या करते थे? भोजपत्रों पे या फिर हिमालय के क्षेत्र में एक भूर्ज नामक एक पेड़ होता है, उस भूर्ज के पेड़ के छालों को कबाड़ा जाता था और उसको पतली सतह बनाई जाती थी और उस पतली सतह पर लिखने का काम किया जाता था। इसलिए वो लिखी गई, जो हाथों के द्वारा लिखी गई वो कला को पांडुलिपियां कहा गया है, जो कि पेड़ की छालों पर लिखा जाता था। ठीक है, अभी भी ये कुछ कुछ पांडुलिपियां उपलब्ध है, लेकिन अक्सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पांडुलिपियां जो है वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि या तो उसे कीड़ों ने खा लिया है या तो वो पुराने होकर बहुत गंदे तरीके से वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन ये पांडुलिपियां का जो साक्ष्य है आज भी ये पुणे में संरक्षित किया गया है। कहां पर? पुणे में। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुणे। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पुणे। ठीक, हाँ, पांडुलिपियां जो है हाथों के द्वारा ही लिखी जाती थी, याद रखिएगा, हाथों के द्वारा लिखी जाती है। इसके लिए एक वर्ड का भी प्रयोग किया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बारे में चर्चा किया गया है। इसका मैन्यू का अर्थ होता है हाथ।
ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर जब 2 पढ़ा रहा था उसके क्वेश्चंस जब मैंने कराए थे तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किससे की है? ऋग्वेद में विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किससे की है? घोड़ों से, गाय से, ये गाय है, ठीक है, गाय नहीं है, ये गाय है, ठीक है, गाय से, पंछी से, या फिर इनमें से ए और बी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? मैं जरा सोचने की प्रयास करिए और थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचने की कोशिश करिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। ठीक है, घोड़े से और गाय दोनों से विश्वामित्र ने नदियों की तुलना की गई है। और यहां पर जो घोड़ा होता था वो घोड़ा का काम रथ खींचने के लिए किया जाता था। क्या करने के लिए? रथ खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था घोड़ा का काम। और याद रखिएगा, युद्ध में ये लोग जब युद्ध करते थे, युद्ध में तो बहुत सारे इनका जो उद्देश्य रहता था, लेकिन युद्ध में जाते थे अगर उनको वहां पर मवेशी मिल जाता था तो वहां से वे मवेशी लेकर भी आते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में जो राजाओं थे वो अलग जगह से जब लड़ाई करते थे और लड़ाई के क्रम में उनको जब मवेशी मिलता था तो उस मवेशी को वहां से वो क्या करते थे? लेकर आते थे, चुरा कर लाते थे, छीन कर लेकर आते थे। और घोड़ा का काम क्या होता था? रथ खींचने के लिए घोड़ा का काम किया जाता था। ठीक है, ठीक है, चलिए और एक चीज और बता देता हूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं जैसे बहुत है, तो बेसिकली किस चीज के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी? तो ऋग्वेद में मवेशी के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, घोड़ा के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी कि हमें बहुत सारा घोड़ा मिल जाए, हमें मवेशी मिल जाए, या फिर बच्चा मिल जाए। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में क्या किया था? प्रार्थनाएं किया जाता था। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किससे की है? घोड़ों और गायों से की है। और ऋग्वेद में घोड़ों का जो प्रयोग किया जाता था वो रथ खींचने के लिए किया जाता था। और ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी राजा थे जो युद्ध में मवेशी जीत कर लाते थे, और ऋग्वेद में बहुत सारे क्या है? प्रार्थनाएं हैं जिसकी रचना किसने किया है? ऋषियों के द्वारा किया गया है। वो लोग मवेशी के लिए, घोड़ा के लिए और बच्चा के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रार्थनाएं की हैं कि हमें मवेशी बहुत सारा मिल जाए, हमें घोड़ा मिल जाए और बच्चा मिल जाए। देखिए बेसिकली आज के डेट में हम लोग कैसे प्रार्थनाएं करते हैं कि हम ये चीज नहीं है हमारे पास, भगवान से हम जाके अल्लाह से हमारे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए। ठीक है, तो उसी समय वो लोग उस समय यही सब चीजों की उनकी जरूरत हुआ करती होगी, इसलिए इन सब चीजों को वो प्रार्थनाएं करके भगवान से वो मांगा करते होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक काल में जनता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में छप चुका है। इस क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? तो ऋग्वैदिक काल में जनता के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया जाता था, एक तो विष और इसके साथ एक याद रखना जन। ठीक है, विष और जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, यहां पर जनपद नहीं होगा, दास नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, विष और जन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थोड़ा समय फास्ट जरूर पढ़ाता हूं लेकिन बहुत कंटेंट यूजफुल देता हूं। कोशिश करिएगा कि कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को अपने अंदर समाहित कर सको। जितना ज्यादा समाहित करोगे उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में किन चीजों की आहुति दी जाती थी? एक क्वेश्चन छप सकता है, बहुत ही जितने भी डीपली टू डीपली जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ना, वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर लेकर आया हूं। साथ ही साथ जितने भी इस चैप्टर से पीवाईक्यू है सीटेट के, वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें क्या है? इंक्लूडेड है। क्या है इसमें? इंक्लूडेड है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में 3 चीजों की आहुति दी जाती थी, एक तो घी की, एक अनाज की, एक जानवर की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ये तीनों चीजों की आहुति दी जाती थी, घी की, अनाज की और जानवर की। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी जैसे युद्ध करते थे और युद्ध करने के बाद जो भी जीत कर सामान लेकर आया जाता था, उस सामान को क्या करते थे लोग? तो सरदार, पुरोहित और जनता के बीच में बांट दिया जाता था। कुछ सरदार ले जाते थे, कुछ पुरोहित ले जाते थे, कुछ जनता के बीच में क्या करते थे? उसको बांट दिया जाते थे। वो खुद नहीं रखते थे, वो सबको थोड़ा 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 हिस्सा करके वो दे देते थे। इसमें 2 नाम मैंने आपको लिया, एक तो मैंने आपको नाम लिया पुरोहित का। ठीक है, ये पुरोहित जो थे ऋग्वैदिक काल में क्या करते थे? यज्ञ व अनुष्ठान कराने का काम किया करते थे। ठीक है, यज्ञ व अनुष्ठान कराने का काम कौन करते थे? पुरोहित किया करते थे। और दूसरा मैंने राजा का नाम लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा है, थोड़ा सा राजा से समझिएगा।
राजा जो थे ये कर वसूलने का काम इनका नहीं था, ये कर वसूलते नहीं थे। ऋग वैदिक में जो भी राजा हुआ करते थे वो टैक्स वसूलने का काम नहीं किया करते थे। इनके पास तो ना कोई नगर था, इनके पास ना कोई महल था, न इनके पास कोई राजधानी थी। राजा किस नाम के थे हमको अभी तक पता नहीं चला है। स्पष्ट तौर पर एनसीईआरटी बुक में यह लिखा गया है कि ऋग वैदिक पीरियड में जो राजा हुआ करते थे न तो वो टैक्स वसूलते थे, न उनके पास महल था, न उनके पास नगर था, न उनके पास राजधानी थी। और यही नहीं, अगर राजा का बेटा जो है, राजा का बेटा जन्म लेगा तो ऐसा नहीं है कि वही राजा बनेगा, यानी कि अनुवांशिक जो पोस्ट थे, अनुवांशिक पोस्ट यानी हेरिडिटी की नहीं, बेटा का बेटा, ये भी ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में ये नहीं था। और यहां यही नहीं, ऋग्वेद में अस्थाई सेना भी नहीं थी, अस्थाई सेना भी नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। जो मैं क्रॉस किया हूं इसका मतलब नहीं थी। तो क्या क्या याद रखने की जरूरत है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में घी की, अनाज की और जानवर की आहुति दी जाती थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि पुरोहित का क्या काम होता था? यज्ञ व अनुष्ठान कराने का काम किया करते थे। तीसरा क्वेश्चन जो थे, राजा को क्या करते थे? राजा ना तो टैक्स वसूलते थे, ना राजा के पास कोई महल था, ना राजा के पास कोई राजधानी थी, ना राजा के पास कोई नगर था। और अनुवांशिक यानी हेरिडिटी, राजा का बेटा यहां राजा नहीं बनता था। और यहां पर कोई भी अस्थाई सेना के साक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुए हैं ऋग्वैदिक पीरियड में। बिल्कुल इतने पॉइंट्स मैं इस क्वेश्चन से आपको दिया हूं और सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखते जाइएगा, जो पॉइंट आपके दिमाग में नहीं होगा या फिर आपके नोट्स में नहीं होगा उसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे वीडियो पॉज करो और हर एक पॉइंट को लिखते जाओ। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महापाषाण युग में मृतकों को किन रंग के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था? अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि भाई मिट्टी के बर्तन के साथ क्यों दफनाया जाता था? जब मर जाते हैं अभी लोग तो क्या उसके साथ कुछ सामान उमान देते थे? नहीं देते थे। लेकिन उस समय यह लोगों की मानना थी, लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन है। जब मरने के बाद एक जीवन है तो मरने वाले व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ सामान दिया करते थे कि वो जो मरने के बाद जो जीवन जिए वो उन सामानों से उसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। ठीक है, तो महापाषाण युग में मृतकों को किन रंग के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया था? तो एक काला और लाल दोनों होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, काला लाल होगा। अब यहां पर महापाषाण का नाम आया है तो मैं महापाषाण कब्र के बारे में जरा सा बता देता हूं। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। पहला पॉइंट, महापाषाण कब्रों से जो प्राप्त चीजें होती है उस चीजों से वहां के सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता था। नहीं समझ में आया होगा ये पॉइंट मैं क्या बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा। स्थिति, ठीक है, सामाजिक स्थिति मतलब यानी कि जो मृतक था, अगर मृतक के साथ गोल्ड भेज दिया जाए, दफना दिया जाए, सिल्वर दफना दिया जाए, यानी कि वो बहुत अमीर व्यक्ति होगा, बहुत रिच व्यक्ति होगा। जिस मृतक के साथ कुछ न दफनाया जाए यानी कि वो कैसा होगा, पुअर व्यक्ति होगा। यानी कि दफनाए गए सामानों के साथ यह पता चलता था कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो गरीब था, अमीर था, उसके दफनाए गए सामानों से यह पता चल जाता था। दूसरा पॉइंट, जैसे कि अब क्या होता था, महापाषाणिक जो कब्रें थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे। क्या होता था कि जैसे ये एक बड़ा पत्थर हो गया, यहां पर लाश बिछा दिया गया, माने लाश को सुला दिया गया। इसके अलावा यहां पर ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए जाते थे। ठीक है, महापाषाणिक कब्र होते थे, ये ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए जाते थे और यहां पर एक ऐसे होल बना दिया जाता था, इसको बोलते थे पोर्ट होल। क्या बोलते थे इसको? पोर्ट होल। ये पोर्ट होल क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी का पति मर गया तो यहां पर इसे दफनाया गया, बाद में उसकी पत्नी मरी तो आते थे लोग, ये पोर्ट होल को खोलते थे, इसके अंदर घुसते थे और इसकी पत्नी का लाश को यहीं पर दफना देते थे और पोर्ट होल को बंद करके फिर निकल जाते थे। तो इस तरीके से वहां पर काम हो जाता था। यानी कि एक ही कब्र में एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोगों को अलग अलग समय में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और एक सुराग रहता था उसमें घुसने के लिए, उसको पोर्ट होल के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे? पोर्ट होल के नाम से जानते थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महापाषाणिक कब्रों के द्वारा पूछा जाएगा। और महापाषाणिक कब्र बनाने का जो काम शुरू हुआ था वो लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। कितने हुआ था? 3000 वर्ष पहले इसका हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत जल्दी करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको जल्दी से जल्दी इसको खींच दूं। ठीक है, चलिए
किस महापाषाण स्थल से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके एवं शंख पाए गए? ये मनके जो होता है इसको आभूषण बोल सकते हैं, ऑर्नामेंट के तरह इसका यूज किया जाता था, यानी कि आभूषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो किस महापाषाण स्थल से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके एवं शंख पाए गए हैं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मगिरी। और ये ब्रह्मगिरी कहां पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, महापाषाणिक स्थल में एक ब्रह्मगिरी है और एक आदि चन्नलूर है, दोनों नाम याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर है। और ब्रह्मगिरी कहां पर है? कर्नाटका में है। और यहीं से एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इनाम गांव में लोग लगभग कितने वर्ष पहले रहा करते थे? बहुत आसानी तरीके से ये बता दिया हूं। इनाम गांव में जो लोग थे वो लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व, यानी यहां पर 3600 यहां दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2700 भी याद रखना है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। लगभग 3600 वर्ष से प्लस से 2700 वर्ष पहले तक याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो इनाम गांव है, यहां पर एक ऐसा मतलब व्यवस्था थी, यहां पर जो लाश को दफनाया जाता था उसमें हेड जो होता था वो नॉर्थ की ओर होता था। ठीक है, नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर की ओर हुआ करता था, और इसका जो लेग होगा वो कहां होगा? साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर हुआ करता था। ठीक है, यहीं पर एक साक्ष्य मिले हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन, इनाम गांव कहां पर है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इनाम गांव से एक और साक्ष्य मिले हैं कि 5 कमरे वाले, ठीक है, एक 5 कमरे वाले मकान था, उसी मकान में, ठीक है, एक संदूक है, एक संदूक के क्या है? 4 पैर हैं, 4 पैर, संदूक के 4 पैर हैं, उसमें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले कहां से? इनाम गांव से। यानी कि अगर इसको समझ में आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से बता रहा हूं, यानी कि एक मकान है, ये मकान है, इसमें 5 कमरे हैं। ठीक है, ये 5 कमरे हैं, इसके अंदर क्या? एक संदूक है जिसके अंदर 4 उसके पैर हैं, और उसमें एक लाश को अंदर डाल दिया गया और उसके बाद उस घर में दफना दिया गया। यानी कि घर में दफनाने के साक्ष्य इनाम गांव से मिले हैं। ठीक है, और एक 5 कमरे वाला मकान में संदूक के 4 पैर में उसमें एक व्यक्ति को उसमें डालकर दफनाया गया है। ये कहां मिले? इसके साक्ष्य इनाम गांव से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ उस कब्र के साथ खाना पानी के भी साक्ष्य मिले हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं दफना देते, वहां के लोग समझते थे कि एक और जीवन आगे है, उसी जीवन में आगे कैसे जिएंगे, मरने के बाद भी तो एक जीवन, उनको भी समझ में आता था कि हम लोग मरने के बाद भी जीवन एक है, तो मरने के बाद में जीवन के लिए उनको खाना पानी सारी चीज उनके साथ लेकर देकर दफना दिया जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से लगभग कितने वर्ष पहले चरक ने चरक संहिता की रचना की थी? पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि चरक संहिता की रचना किसने किया था? चरक ने की थी, और ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व किया था। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब ये चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, इसमें एक चीज है, इसमें इस किताब में उन्होंने बताया कि ह्यूमन में 360 हड्डियां होती है, लेकिन आज के डेट में 207 हड्डियां थोड़ी होती है, 206 हड्डियां होती है। रियलिटी ये है। ठीक है, और कहा जाता है कि 360 हड्डियां वो बताए थे, तो शायद वो दांत वगैरह को भी हड्डी गिन लिए होंगे, तभी तो 360 हड्डियां हुआ करते थे उस समय। तो 200-300, अब क्या उस समय अलग हड्डी होगा, अभी अलग हड्डी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं था। तो चरक ने चरक संहिता की रचना की थी लगभग 2000 वर्ष पहले, और उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में कुल मिलाकर 360 हड्डियां होती है, लेकिन रियलिटी में अभी आज के डेट की बात करें तो 206 हड्डियां हुआ करती है। दोनों पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां थी? 360। अभी इसकी चर्चा किया है और वही क्वेश्चन पूछ दिया। और मनुष्य में अगर रियलिटी की बात करें आज के डेट में रियल वाला तो 206। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। महापाषाणिक कब्रों का निर्माण की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। और यह प्रथा कहां से शुरू हुआ था, कहां पर प्रचलित था? तो एक तो पहले आपको साउथ इंडिया में, ठीक है, ये साउथ इंडिया में, जिसको आप लोग दक्कन भी बोल सकते हो, दक्कन ही बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी पूर्वी भारत में भी इस प्रचलित था।
और ये कश्मीर में प्रचलित था। तो ये 3 जगह जो थी महापाषाणी कब्र की जो है प्रचलित थी। कहां पर? साउथ इंडिया में जिसको दक्कन के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसको पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और कश्मीर में। ये तीनों जगहों में ये महापाषाण कब्रों के निर्माण जो हुआ था, बेसिकली इन्हीं तीनों जगह पर सबसे ज्यादा महापाषाण कब्रों का निर्माण हुआ था और यही एरिया में सबसे ज्यादा यह प्रचलित भी था। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं दे सकता हूं। लाइक करने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन मुझे बढ़ती है और मैं अच्छे कंटेंट आपको ला कर दूंगा। और एक चीज और आपको करना है, आप जितने भी ग्रुप में हो, आपके कोई फ्रेंड हो, वो सारे तक आपको ये वीडियो को पहुंचा देना है। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड करवा दूं और आपकी जिम्मेवारी कि इस वीडियो को पूरा तहलका मचा दो कि कंटेंट मैं जो दे रहा हूं उस कंटेंट का क्वालिटी हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बताइए। जो यज्ञ करते थे तो उसको तो हम पुरोहित बोलते थे, और जो यज्ञ नहीं करते थे वो दस्यु थे। कौन थे? उनको दस्यु कहा जाता था। और आर्यों के क्या थे? विरोधी हुआ करते थे। ठीक है, आर्यों के क्या हुआ करते थे? ये विरोधी हुआ करते थे। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय है। ठीक है, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत कुछ और भी भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार, भारोपीय भाषा के अंतर्गत और कौन कौन है? तो भारोपीय भाषा के अंतर्गत याद रखिएगा, मैं यहां पर अपने कुछ ट्रिक्स बनाया हूं, उस ट्रिक्स में याद किया हूं, आपको अपने ट्रिक्स से याद करना है। ठीक है, ये मैं लिखा हूं गैस है SKE। जी से आपको हो जाएगा गुजराती, ए से हो जाएगा आपको आसामी। ये सब भारोपीय परिवार का हिस्सा, याद रखिएगा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। एस से हो जाएगा आपको संस्कृत, एच से आपको हो जाएगा हिंदी। ठीक है, और यहां पर एस से हो जाएगा आपको सिंधी, और एस के है ना, ठीक है, और के से हो जाएगा आपको कश्मीरी, और ई से हो जाएगा आपको इंग्लिश। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है भारतीय भारोपीय परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ विदेशी भी इसमें अंतर्गत आते हैं। ये सब भारोपीय परिवार का हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से भारोपीय परिवार का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, ये गुजराती है, संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, कश्मीरी और इंग्लिश जो है, ये जो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और अगर आप फॉरेनर में बात करें, फॉरेन में कौन कौन है, तो इसके लिए याद रखना आई फूस GF। ठीक है, आई से हो जाएगा आपको इटालियन होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। एफ से आपको होगा फ्रांसीसी। यू से हो जाएगा आपको यूनानी, क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएगा। एस से आपको हो जाएगा स्पेनिश हो जाएगा। जी से आपको हो जाएगा आपको जर्मन, ठीक है, जर्मन हो गया। और एफ से हो जाएगा आपको फारसी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 भाषा इधर हो गए, 6 भाषा हो गए, कुल मिलाकर 12 जो है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और ये 12 के 12 नाम याद रखना होगा आपको। इससे मैं याद रखा हूं कैसे? GAS HSK, गैस है SKE, और आई फूस GF। ठीक है, तो ये मेरा कुछ कोडवर्ड है और आपके कुछ कोडवर्ड होने चाहिए। उस कोडवर्ड से आपको याद रखना है कि भारोपीय परिवार का हिस्सा है गुजराती, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी, इंग्लिश और असमी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 है, कुल मिलाकर 7 इधर हो गया, 13 हो गए कुल। और इधर की बात करें फॉरेनर में इटालियन, फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मनी और फारसी और असमी। ठीक है, तो ये भी हो गए कुछ फॉरेन में जो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल एकदम रटे हुए होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे कंटेंट सब लोग नहीं पढ़ाता है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं और इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपको ध्यान में रख रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, इनमें से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? बताइए, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन नहीं है? सर ये क्वेश्चन का मैं चर्चा अभी थोड़ा देर पहले किया था, अगर आपको याद नहीं होगा तो उसको याद कर लेना है। तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है, प्लस एक और है यहाँ पर कन्नड़। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 4 जो है द्रविड़ परिवार का हिस्सा है।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हिंदी। हिंदी नहीं है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है और ये चारों के चारों जो है साउथ इंडिया में इसकी भाषा को बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड और मध्य भारत में किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, तो झारखंड और मध्य भारत में किस परिवार की भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। और ये तिब्बत वर्मा जो परिवार है ना, ये पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, ये जो है पूर्वोत्तर भारत में इसी परिवार की भाषा बोली जाती है, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत वर्मा परिवार, भारोपीय मैंने बता ही दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक बता दिया, कन्नड़ जो है ये किसका पार्ट है? द्रविड़ परिवार का भाषा का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? ये मैंने आपको बताया था, इनाम गांव। कहां पर है इनाम गांव? तो महाराष्ट्र में है। बुरझोम कहां पर है? तो बुरझोम कश्मीर में है। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है। और कालीबंगा कहां है? आई थिंक कालीबंगा जो है राजस्थान में है शायद। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो इनाम गांव होना चाहिए। क्या होगा? इनाम गांव। कोई यहां तक दिक्कत अगर आपको अगर आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई कंसेप्ट आपको चैप्टर से रिलेटेड समझ में नहीं आया होगा, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता नहीं थे? अग्नि थे, इंद्र थे, सोम थे। अग्नि जो थे वो आग के देवता थे। इंद्र जो थे वो आपको युद्ध के देवता थे। सोम जो थे ये पौधा या फिर वनस्पति के देवता थे। ठीक है, और ये ब्रह्मा नहीं थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं यहां पर अलग कलर से इसको नोट डाउन करवा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये होगा ब्रह्मा। किस स्थान पर मृतक का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण करके दफनाया गया था? ठीक है, ये तो जस्ट अभी मैंने बताया हूं ना, अभी थोड़ा देर पहले इसकी चर्चा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव से इसके मृतक का सर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण करके दफनाया गया था। बुरझोम कहां पर है? कश्मीर में है। कहां पर है? कश्मीर में है। ये मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां पर है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता देता, भूल गया हूं। अगर देवता का नाम आया तो यहां पर ऋग्वेद में 4 नदी का भी उल्लेख है। कौन कौन है? पहला तो आपको गंगा याद रखना है, दूसरा आपको यमुना याद रखना है, गंगा यमुना, दूसरा आपको सतलुज याद रखना है, सतलुज, और चौथा आपको याद रखना है व्यास। ठीक है, ये 4 नाम याद रखना, व्यास। ठीक है, ये 4 तरह के नदी की इसमें चर्चा किया गया है। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पर मैंने गलती बता दिया, एक सेकेंड। गंगा यमुना तो होगा ही होगा। ठीक है, गंगा यमुना तो होगा ही होगा। इसके साथ क्या होगा? सरस्वती और सिंधु। ठीक है, सरस्वती और प्लस सिंधु, ये 4 नदियों की चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है। और लेकिन ये गंगा यमुना का उल्लेख मात्र एक बार है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया? मात्र एक बार किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। ठीक है, ऋग्वेद में 4 नदी का उल्लेख है, गंगा यमुना सरस्वती और सिंधु, और इसमें 4 उल्लेख है। ठीक है, और गंगा यमुना का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। ये देखिए, जितने भी आप क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित की आरंभिक काल के शुरू से आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। वेदों की रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। पाषाण बनाने की शुरुआत कब हुआ था? 3000 वर्ष पहले। इनाम गांव में किसानों के व्यवस्थापन कब हुआ था? लगभग ये 3600 से 2700 वर्ष पहले। इसको 2700 लेके चलते हैं। और चरक ने चरक संहिता की रचना कब किया था? 2000 वर्ष पहले। ठीक है, तो पहला हो गया आपको 3500, 3000, 2700, 2000 आरोही क्रम में है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ABCD। ठीक है, ABCD इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको रेड से कर दे रहा हूं। ठीक है, सारा डेट मैं लिख दिया हूं, सारा डेट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सीटेट का जो है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखिए, ऋग वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोई अस्थायी सेना नहीं थी, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है? कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये तो सही बात है। कुछ प्रत्यायी रचना महिलाओं ने भी की थी, बिल्कुल सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, यह नहीं करते थे। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे। तो इसमें सत्य में तो हो गया ए बी और डी, किसमें है? ए बी डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 का बी होगा ए बी डी, क्योंकि कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, कुछ प्रार्थनाएं मैक्सिमम पुरुषों ने किया था, लेकिन कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी किया था प्रार्थनाओं का। और दास और दस्यु तो यह करते नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे? आर्यों के विरोधी हुआ करते थे, और राजाओं के पास न तो टैक्स वसूलने की उनके पास पावर था, न उनके पास कोई राजधानी थी, न उनके पास कोई नगर था, न उनके पास कोई महल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था? ऋग्वेद पुरोहित का कार्य क्या था? यज्ञ एवं अनुष्ठान कराने का कार्य था। ठीक है, क्या थे? यज्ञ एवं अनुष्ठान कराने, सामाजिक रीति रिवाज बनाना नहीं होगा, कल्याणकारी योजना बनाना नहीं होगा, मृतकों को दफनाना नहीं होगा। यज्ञ एवं अनुष्ठान कराने काम किसका थे? ऋग्वैदिक पुरोहित का यह काम था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में लड़ाइयां किसके लिए लड़ी जाती थी? ये अच्छे चारागाह के लिए भी लड़ी जाता था, लोग बंदी बनाने के लिए किया जाता था, और पानी स्रोतों के लिए क्या था? यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। वैदिक काल में जो भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो चारागाह के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए और पानी के स्रोतों के लिए, इन सभी चीजों के लिए वहां पे लड़ाइयां लड़ी जाती थी। चलो, सारा कुछ समझ में तुम लोग को तो आ रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, शायद आप लोग को नहीं आ रहा हो। चलो, सारे कुछ समझ में आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंटेंट में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बताना। मैं आपको कंटेंट का एक एक चीज मैं आपको सारा चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सीटेट क्वालिफाइड होने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सीटेट पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, सीटेट में पेपर 2 पे अभी मैं फोकस किया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर इसके लिए कोई दिक्कत आ रहा है, कैसे पढ़ें या कैसे ना पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर किस तरीके से पढ़ा जाए, कहां से कंटेंट है, कितने समय में क्या क्वालिफाइंग है, हर एक क्वेश्चन का जानकारी मैं दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट करके आपके क्वेश्चन पूछ देना है। चलो, अगला क्वेश्चन है, महापाषाण कब्रों के निर्माण की प्रथा कहां पर चली थी? दक्कन या दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में, या इनमें में से सभी? तो जो महापाषाण कब्रों का निर्माण की जो प्रथा थी वो मैं पहले बता चुका हूं, ये दक्कन या दक्षिण भारत में भी था, उत्तर पूर्वी भारत में था और कश्मीर में था। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इन तीनों जगहों पर महापाषाण कब्रों के निर्माण करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 26 है, महापाषाण कब्रों में कंकाल के साथ मिले सामान से क्या पता चलता है? तो मैंने पहले ही बताया था, मृतक का लिंग का, क्या कंकाल से लिंग का पता चल, समान से लिंग का कोई चर्चा हो सकता है क्या? नहीं। मृतक के पूर्वजों का, समान से मृतक के पूर्वजों से कोई कनेक्शन बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। और या फिर मृतक के सामाजिक स्थिति का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसके पास सोना है तो वो अमीर होगा, उसके पास चप्पल है तो वो गरीब होगा। इस तरीके से उसके सामाजिक स्थिति के बारे में तो पता चलता है ना, जैसा समान रहेगा वैसा वो लोग क्या करेंगे, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में हम सोच पाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। गला बैठ गया है। चलिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किनके द्वारा की गई है? ऋषियों के द्वारा, कवि के द्वारा, सामंत के द्वारा, रानी के द्वारा? रानी के द्वारा नहीं किया गया, सामंत के द्वारा नहीं किया गया, कवि के द्वारा नहीं किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऋषि के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 27 का ए। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? मात्र एक बार, प्लस इसमें सरस्वती और सिंधु का भी इसमें उल्लेख किया गया है, सरस्वती और सिंधु। ठीक है, सरस्वती और सिंधु। और अगला क्वेश्चन है, मैं यही क्वेश्चन का इंतजार भी था, ऋग्वेद में किस ऋषि का व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद का उल्लेख है? एक ऋग्वेद में विश्वामित्र जी थे। ठीक है, विश्वामित्र जी और व्यास और सतलुज के बीच में क्या था? एक संवाद की चर्चा किया गया है। ठीक है, व्यास और सतलुज के साथ विश्वामित्र जी की एक चर्चा किया गया है, और इस चर्चा का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेदिक में मिला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 13 कुल मिलाकर 29 ही क्वेश्चन है, और लगभग इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हर एक कॉन्सेप्ट को बता दिया हूं। अब शायद ही यहां से एक भी क्वेश्चन अगर आपको छूटेगा तो छूटेगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, हर एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चैप्टर नंबर जो आप पढ़ रहे हैं 4, उसके सारी क्वेश्चंस मैंने बता दिया। इसके पहले मैंने भी सारे 3 चैप्टर्स की वीडियोस मैंने बना दिया है एमसीक्यू में,
वो सारा चीज आप बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए जो मैं पढ़ाया भी हूं, और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। बस इतना कर लीजिएगा, धीरे धीरे करते करते आपका पूरा जो है एसएसटी क्वालिफाई हो जाएगा। एसएसटी से कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन कंटेंट से और 20 क्वेश्चन पेडागोगी से, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं। होप कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा कि हमें सर और इस तरह का वीडियोस लेकर आइए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। और साथ ही साथ मैं मैराथन भी लेकर आऊंगा क्लास चैप्टर 6 का, पूरे के पूरे चैप्टर, पूरे बुक का, हिस्ट्री के चैप्टर क्लास 6 का पूरे एक मैराथन लेकर आऊंगा, जिसमें पूरे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियोस में जितना भी देर लगे, 12 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा, आध घंटा लगेगा, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपकी काम है वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।